भाइयों, ये डोनाल्ड ट्रंप 2 मिनट के अंदर चाहे तो ईरान को ख़त्म कर सकते थे। खुद कहते थे भाई, अपने लोगों को ये संबोधन करते थे तो यही कह रहे थे कि हम चाहें तो अगर 2 मिनट के अंदर इसको ईरान को ख़त्म कर सकते हैं। 36वां दिन है भाइयों, 36वां दिन है और हालत सुनोगे। F-15 फाइटर जेट ईरान गिराता है और एक पायलट पर इनाम रखता है। एक पायलट को जो भी ढूंढ के देगा ना, उसको बड़ा इनाम देगा। और यहाँ से ये कह रहा है कि अगर हमारे पायलट को कुछ हो गया तो हम क्या क्या कर देंगे। अरे वो इससे डर रहा है। मुझे लगता है क्या बहुत दिनों के बाद इन चाचा ट्रंप को कोई ऐसा मिला है कि जिनके पागलपन का कोई इलाज करने वाला मिला है। भाइयों, भले ही ईरान इन दोनों के सामने कुछ भी नहीं था, इजराइल के सामने ना अमेरिका की पावर के सामने, लेकिन ईरान के पास अपने देश को बचाने की जो एबिलिटी है ना भाइयों, नेक्स्ट लेवल की। आप सोच सकते हो यार। आप अब देखो, जो शुरू में आपने देखा था कि अमेरिका के फाइटर जेट घुसते थे, मारते थे, फोड़ते थे और निकल आते थे। कोई ईरान की सेना रोक नहीं पा रही थी। वायु सेना इन्होंने ख़त्म सी कर दी। नेवी प्रॉप बता रहे थे पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। पर ये क्या है फिर भाइयों? अब मैं बताता हूँ भाइयों क्या हुआ है। अब तक अमेरिका के 13 से 14 फाइटर जेट गिराने का दावा ईरान कर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? और बखूबी इमेजेस के साथ, अपने प्रूफ के साथ इनको दिखाया गया है। और अब तो अमेरिका भी मानने लगा है कि हाँ, हमारे फाइटर जेट गिर रहे हैं। क्योंकि जब पायलट को छुड़ाने तक की बात कह रहा है तो आप समझ सकते हो क्या क्या बात हो सकती है। अब मैं बताऊं, ये ऐसा होने कैसे लगा, ऐसा हो क्यों रहा है। और ये स्ट्रेंथ लेवल के फाइटर जेट है। ये F-15 या F-35 या आप अमेरिका की जो भी फाइटर जेट की बात करो, या रूस जैसा डिफेंस सिस्टम भी है, इनको गिरा नहीं सकता था। जो S-400 है ना, उसके भी रेडार में ये एक छोटे पंछी की तरह नजर आते हैं। अब यही फर्क नहीं समझ में आता रेडार को कि ये पंछी है क्या जहाज है। उन जैसे फाइटर जेट को अगर ईरान गिराता है तो आप सोच सकते हो कि ईरान कितना डेवलप है अपने आप के अंदर, या कितना मतलब अपनी उसकी सेना का क्या मनोबल है, क्या जो इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको गिराने की टेक्नोलॉजी ले आया। और भाइयों, ईरान की सेना ने खुद माना है। अब ये कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊं। भाइयों, जैसे अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगातार एयर स्ट्राइक करी तो ईरान को आदत सी हो गई कि इनके जहाज़ों को रोज़ वो रोटेशन फॉलो कर रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे लगते हैं। अब एक बात तो है, ईरान के पास S-400 भी है और साथ ही साथ HQ-9 भी है। S-400 तो अब एक्स्ट्रा में रूस ने जो दिया है, आपने देखा था कि कुछ 8-10 दिन पहले रूस से बैटरियां मिली थी ईरान को, यानी कि मिसाइलें वगैरह S-400 के लिए मिली थी। HQ-9 तो इनका बेकार हो गया क्योंकि वो पूरी तरीके से जाम हो गया, उसी वजह से खामनेई वगैरह सब खत्म हो गए। लेकिन अब जो ये क्या कहा जाता है कि जो S-400 है, इसके साथ में इन्होंने एक और रेडार लगाया है जिसको कहते हैं IRST। अब ये रेडार बेसिकली क्या काम करता है? S-400 का रेडार क्या करता था, यहाँ से साउंड वेव छोड़ता था और जहाँ जहाज वगैरह कुछ होता है उससे टकरा कर जब वो वेव्स वापस आती हैं तो उसकी आकृति बनती है, समझ में आता है कि ये जहाज है क्या क्या है। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ लेवल के जो जहाज होते हैं ना, ये उसको एब्जॉर्ब करके इतनी छोटी आकृति बनाते हैं कि ऐसे लगता है कि आसमान में कोई पंछी उड़ रहा है। फर्क नहीं समझ पाते थे और इसी बीच ये फाइटर जेट मार मार कर चले जाते थे। लेकिन ईरान ने इसका एक तोड़ निकाल लिया। अब ये जो IRST जो डिफेंस सिस्टम है ना, ये दरअसल S-400 के साथ में मिलाकर ऐसा काम कर रहा है कि ये इसके साथ साथ इन्होंने देखा कि यार पंछी और जहाज़ों में एक डिफरेंस है कि इनकी जो हीट है ना, जो जहाज़ों के इंजन होता है उसकी गर्माई होती है और उस गर्माई को ये जो रेडार है वो छोड़ते हैं तो ये पकड़ लेता है। ये समझ जाता है कि यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है, इसका मतलब है ये कोई पंछी तो है नहीं है। और ऐसे अब जाकर इन्होंने 13-14 जहाज कम से कम बताए जा रहे हैं कि अब अमेरिका के मार चुके हैं। और ये कह रहे थे कि 2 मिनट के अंदर चाहें तो ईरान को उड़ा दें। भाइयों, मान सकते हो, आप कह सकते हो कि ईरान के सामने भले, अमेरिका के सामने भले ही ईरान कुछ नहीं होगा, लेकिन आज ये ईरान है ना,
ईरान मतलब अफगानिस्तान की तरह नहीं है, ईरान सीरिया की तरह नहीं है, या ईरान इराक की तरह नहीं है, या एक तरफा अमेरिका मार के गया था इनको। लेकिन यहाँ ईरान अपने देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सेना मरने मारने पर तैयार है भाई। IRGC अब कोई बात भी करना नहीं चाहते भाइयों। 48 घंटे का, देखो एक और खबर आ रही है, 48 घंटे का समय दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि पाकिस्तान के थ्रू ईरान को कहा गया था क्या सीज फायर कर लो नहीं तो अमेरिका मारेगा। ईरान ने साफ साफ मना कर दिया, हमें कोई बात नहीं करनी है, ख़त्म करो ये, हमें अब कोई बात नहीं करनी है। अब बात 2 शर्तों पे होगी, ईरान युद्ध जीतेगा, मतलब ईरान की सेना कहती है कि हम युद्ध जीतेंगे और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से भागेंगे, तब हम कोई बातचीत करेंगे, अब कोई बातचीत नहीं करनी है। भाई कह सकते हो क्या इस युद्ध में अब मुझे लगता है कि ईरान भले ही राख बनता जा रहा हो, लेकिन अब इसमें आगे होता जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका का जितना नुकसान ईरान को हो रहा है उतना ही नुकसान अमेरिका और इजराइल को भी हो रहा है। तो और दूसरी बात भाइयों, ये एक प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने, पहली बात तो मैं आपको पूरा अगर शुरू से एक बात बताऊं ना, तो कभी अमेरिका के मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कभी सोचा ही नहीं था कि ईरान इतनी बड़ी हुई टक्कर इनको दे सकता है। उन्होंने तो यही सोचा था क्या हम जाएंगे ईरान पे 2-4 ये बड़े बड़े लीडर को ख़त्म कर देंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, ईरान की आर्मी सरेंडर कर देगी, रिजिम चेंज हो जाएगा। बल्कि इसमें उल्टा ये हुआ कि इन्होंने ये मारा, खामेनेई को मारा, उसके बाद में ये जो IRGC जो उनकी रक्षा के लिए जो सेना बनी थी वो पूरी एक्टिवेट हो गई, उन्हें अब मरने मारने पर भी वो तैयार हो गए। अब चाहे ईरान राख बनता जाए वो नहीं सरेंडर करेंगे। अब ये यहाँ पर कहानी आ रही है। अब इस वजह से ट्रंप फंस गए। ट्रंप मांग रहे थे मदद नाटो देशों से। ट्रंप चाहते थे कि मेरे साथ, मैं अकेला नहीं लड़ता रहूँ ईरान के लिए, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलवाना है आपको, मुझे ज़रूरत नहीं है तेल की, जिसको ज़रूरत है वो आए और वो यहाँ से तेल लेके जाए। लेकिन फ्रांस से लेके, जर्मनी से लेके ब्रिटेन, खास करके ये नाटो में 3 बड़े देश थे कि जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहते थे। लेकिन जिस ग्रीनलैंड के मामले से नाटो में या फिर अमेरिका ने इन लोगों पर भी वार किया था ना, इन्होंने साफ कर दिया कि हमारी ये कोई लड़ाई नहीं है, हमारी बेशक स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से तेल हमारा आता है, लेकिन ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम हमारी सेनाएं नहीं भेजेंगे। साफ मना कर दिया ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ने। उसके बाद में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि ये ईरान ने गलत तरीके से हॉर्मोन्स पर कब्जा कर रखा है, तो इसके लिए सारे देशों ने मिलकर मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहिए। भाई हुआ क्या पता है क्या? चाइना और रूस का तो मान सकता हूँ, चाइना और रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके अमेरिका के इस प्रस्ताव को सीधी तरीके से खारिज करवा दिया। लेकिन साथ साथ इसमें एक और देश ऐसा था, फ्रांस, जिसने वीटो पावर इस्तेमाल करी। यानी कि चाइना और रशिया का तो मान सकते हैं क्या अमेरिका से सीधी सीधी बात कर सकता है, लेकिन फ्रांस जो माइक्रो है, और आपने डोनाल्ड ट्रंप देखा था क्या कईयों सालों से एक होते थे वो, आज उन्होंने मतलब फ्रांस जैसा देश और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया और कह दिया क्या नहीं, हम कोई मिलिट्री पावर नहीं करेंगे, ये युद्ध तुमने शुरू किया है, तुमने थोपा है ईरान के ऊपर युद्ध, और इसमें कोई मिलिट्री पावर ऑपरेशन नहीं होगा। ये डबल झटका है। और एक खबर बताता हूँ भाइयों, 36 दिन हो गए ना, तो मैं आपको खबरों पे खबर बताता हूँ। एक और खबर आ रही है, अमेरिका के टॉप लेवल के 12 कमांडर, यानी कि सेना का जो मुख्य अधिकारी से लेके और जो मेन अधिकारी थे, 12 ऐसे अधिकारियों ने इस्तीफा दे चुके हैं या इस्तीफा ले लिया है। अब आप समझ सकते हो कि युद्ध जैसे माहौल में ये इस्तीफा क्यों हुआ। 2 कारण। एक कारण इसमें यह था कि ईरान पर अटैक करने में ये जो मिलिट्री के जो कुछ अधिकारी थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी, इन्होंने इतना ईरान को हका नहीं था, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और दूसरा कहना है कि जो उपराष्ट्रपति JD वेंस है ना, उनके कहने पर ये ज़्यादा आक्रामक नीति अपना रहे थे, मैं ये नहीं चाह रहा था, वो नहीं चाह रहा था, मैं कुछ अलग करना चाह रहा था, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो भाइयों आप समझ सकते हो क्या ये सब फ्रस्ट्रेशन है जो ईरान अपने मतलब ईरान ने जो इनको पलटवार किया है ना, इसके चलते ये सब कुछ हो रहा है।
अब भाइयों एक और बयान था डोनाल्ड ट्रंप का, भले ही उन्होंने कल ये बयान मजाक में दिया हो, लेकिन यार सोचने वाली बात थी। यूँ कहते हैं अगर ईरान से कोई डील होती है हमारी तो इसका क्रेडिट तो लूँगा मैं, और अगर कोई डील नहीं होती है तो आप यूँ समझ लेना फिर दोषी है ये आपके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, क्योंकि ये सब इनका करा धरा है। तो आप समझ सकते हो कि अब अमेरिका को भी पता है ना, ईरान किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है, किसी भी तरीके की शर्त मानने को अब तैयार नहीं है। जो बातचीत पहले हो रही थी युद्ध से पहले, अब ईरान किसी भी तरीके की बात को सीधा नकार कर रहा है। मैंने क्या कही आपको, ईरान की जो IRGC सेना है उसके हाथ में अब कंट्रोल है, और वो क्या कह रही है, या तो अमेरिका सरेंडर करेगा, मतलब अमेरिका भागेगा तो कोई हम बातचीत करेंगे, और वो भी बातचीत होगी हमारे हित पर। हमारा खर्चा कौन देगा, हमारा ये कौन करेगा, हमारा वो कौन करेगा, पहले ये बताओ। दूसरी कहानी, अब ये अरब के जो देश हैं, ईरान के आसपास के जो देश हैं जिन्होंने अमेरिका को भड़काया, जिन्होंने अमेरिका को अपने बेसेस दिए और ईरान पर हमला करने की कही थी, उन देशों की ऐसे ऐसे वाट लग रही है भाइयों, ये ऐसे मतलब धक धक हो रहा है। और क्यों हो रहा है पता है, उन्हें पता है अमेरिका अगर इसको अब मारे बगैर छोड़ के चला गया तो इसकी मिसाइल की पावर इतनी तगड़ी है, जब ये अमेरिका का रेडार सिस्टम इसने तहस नहस करके रख दिया, इतना मार रहा है ये, और ये अमेरिका बीच में खड़ा हुआ है तब हमें इतना मार रहा है, तो ये बाद में हमें तो किसी लायक नहीं छोड़ेगा। ये हमारी रिफाइनरी से लेके जिस चीज़ को भी जब चाहे तब उड़ा देगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं अमेरिका से कि हम जो युद्ध में जितना भी तुम्हारा खर्चा होगा उस खर्चे को हम देंगे, लेकिन तुम इतना करो कि तुम युद्ध लड़ते रहो, तुम युद्ध लड़ते रहो। वहीं दूसरी तरफ एक बात और है, पाकिस्तान जैसा कंगाल देश, वो इसमें बिचौनिया बनने की कोशिश कर रहा था, वकील बनना था। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था IRGC को कि ये ख़त्म कर दो और सीज फायर कर लो। IRGC ने तो साफ मना कर दिया, हम नहीं करने वाले। लेकिन इसको देखकर UAE ने, यानी कि दुबई जैसे देश ने, जो इसको कर्जा दे रखा था, पाकिस्तान को जो कर्जा दे रखा था, उसने अपनी डेडलाइन बढ़ा दी। उसने कहा है कि भाई तुम्हारे यहाँ पेट्रोल है नहीं है, कुछ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा $3.5 अरब जो डॉलर हमने तुम्हें दे रखा है वो हमें चाहिए इस महीने के एंड तक। ये सच्चाई है भाइयों। क्यों? क्योंकि ये दोस्त नहीं चाहते कि इसमें बीच बचा हो। जब अमेरिका ने इतना कर लिया तो और करे, नहीं तो अगर ईरान को छोड़ दिया तो ईरान फिर इनको नहीं छोड़ता है। ये सारी बातें भाइयों, 36 दिन का समय हो गया है। आपको क्या लगता है? ये सारे लॉजिक है भाइयों, और एकदम परफेक्ट लेवल के लॉजिक है। एक बात बताऊं आपको, सच में ईरान को हल्के में लेकर बड़ी गलती कर दी। ईरान सीरिया नहीं है, ईरान इराक नहीं है, ईरान अफ़गानिस्तान नहीं है। अमेरिका को यही लगा था कि शुरू में हम ये इतना उतना करके निकल जाएंगे और ये कर देंगे, परमाणु का जो वो है उसको उठा लेंगे, 16-17 अपने यहाँ बम बना लेंगे, ये वगैरह वगैरह कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ईरान इतना हल्का देश भी नहीं है भाइयों। एक 20-22 लाख का एक ड्रोन और अमेरिका की 300-400 करोड़ की मिसाइल को अगर तबाह करता है तो आप सोच सकते हो कि ईरान की मिलिट्री पावर या टेक्नोलॉजी क्या लेवल की है। जो जिस फाइटर जेट को, जिस स्ट्रेंथ लेवल जेट को रूस जैसा S-400 या S-500 डिफेंस सिस्टम उसको नहीं पकड़ पाता, नहीं समझ पाता कि ये जेट है, कि ये कोई छोटा पंछी है। और उसमें उन्होंने रोज़ देख कर, रूटीन देखकर कि इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी आ रही है, ये कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और इनकी जो हिट ऑब्जर्व जो मशीन होती है उससे इन्होंने समझ लिया कि यार ये इनके इंजन बड़े गर्म है, मतलब ये जहाज है और ये पंछी हैं। तो इतना अगर अमेरिका को झटका दे सकते हैं तो अमेरिका के लिए ये मतलब एक हार से कम नहीं है, मेरे हिसाब से एक हार से कम नहीं है। भले ही और IRGC ने इतना यार तगड़ा आज एक जो दिया है, बोले हैं कि 37, तुमने दावा करते हो ना कि हम नॉन स्टॉप 37-38 युद्ध जीते हैं, तो आज यूँ समझ लो कि तुम्हें कोई ऐसा मिला है कि जो तुम्हें असली में जवाब दे सके। ये IRGC के कमांडर के द्वारा लिखी गई वो है कहानी। तो ये सब बातें भाइयों, तो आप भी समझदार हो,
हमारी हालांकि आपको एक बात और बताऊं, संकट तो हमारे यहाँ पर भी है एलपीजी का, लेकिन ईरान ने हमारा एक और जहाज़ आने दिया है हॉर्मोन्स से, तो हमारे लिए तो दोनों ही अच्छे, दोनों ही अच्छे क्या, दोनों ही क्या, मैं तो अब क्या ही कहें, आपको तो सब समझ में आता है। तो जो भी है भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करना भाइयों। जय हिंद।